अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। तो इस वीडियो पे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम ये समझेंगे कि फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है। और उसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर हम बेस करेंसी और कोड करेंसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट में। फिर हम ये समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट में कौन कौन सी मेजर माइनर इजोक्टिव्स और कमोडिटी करेंसीज हैं। ठीक है ना। फिर हम हराम और हलाल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स और सीएफडीज ट्रेडिंग में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी टेक्निक्स या कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट के, वो ट्रेडिंग को हलाल बनाती हैं और कौन कौन सी हराम बनाती हैं, हम ये इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर हम ये स्टडी करेंगे, फिर हम थोड़े डीपर में जाएंगे, हम थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की तरफ जाएंगे। फिर हम और ये देखेंगे कि ट्रेडिंग में कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं, जैसे कि पिप्स, पॉइंट्स, लॉट्स, टाइम फ्रेम्स, एसएल जिसका हम स्टॉप लॉस, टीपी जिसको हम टेक प्रॉफिट ही बोलते हैं, ब्रेक इवन एसएल जिसको हम ब्रेक इवन स्टॉप लॉस ही बोलते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप्स, मार्केट ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, लिक्विडिटी, गैप्स, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी, स्लिपेज, आस्क बिड स्प्रेड्स, डेप्थ ऑफ मार्केट, पैरामीडिंग, लेवरेज, फ्री मार्जिन, स्वैप्स, बैलेंस, इक्विटी, कमीशंस, पिप वैल्यू, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को जो कि ट्रेडिंग में कॉमनली यूज होती हैं उनको हम समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास मार्केट ऑर्डर्स के, कौन कौन से डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास अकसाम है मार्केट ऑर्डर्स के, पेंडिंग ऑर्डर्स के और एडवांस ऑर्डर्स के। फिर हम सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव करेंसी स्ट्रेंथ और वीकनेस को हम स्टडी करेंगे और समझेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स और सीएफडीज मार्केट में कौन कौन सी कोरिलेशन एग्जिस्ट करती हैं, कौन कौन सी कोरिलेशंस मौजूद हैं। ठीक है ना। फिर हम लास्ट में रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ इन्वायरमेंट्स को थोड़ा डीपली उसको या थोड़ा गहराई में जाके उसको पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो मैं सबसे पहले मैं फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग के बारे में समझाऊंगा। फॉरेक्स और सीएफडी ट्रेडिंग के बारे में समझने से पहले हमें पहले फाइनेंशियल मार्केट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड में ले जाता हूँ। व्हाइट बोर्ड में ये होता है कि मुझे समझाने में थोड़ी आसानी होगी और आपको चीज़ें दिखाने में आसानी होगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। तो मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया है अभी। चलें, अब मैं पहले स्टार्ट करूंगा फाइनेंशियल मार्केट से। मार्केट्स, ठीक है। अब हमारे पास ये मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स यहाँ पे टाइप कर दिया। हमारे पास दो तरह की तकरीबन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। ठीक है ना। एक हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं, आप समझें कि ठीक है, फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स हैं हमारे पास एक। ठीक है ना। और दूसरा जो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती है हमारे पास, वो होती हैं डेरिवेटिव्स। मैं आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दोनों में फर्क क्या है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ओके। अच्छा, डेरिवेटिव्स और फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स, अब दोनों में फर्क क्या है। फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स वो मार्केट्स हैं जिसमें आप एक्चुअल, आपके पास ओनरशिप होती है। ठीक है। जिसमें आपके पास एक्चुअल ओनरशिप होती है, फिजिकल, तो हम इसको अभी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हम इसके पॉइंट्स को अभी कवर कर रहे हैं। बाद में डेरिवेटिव्स के पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है ना। हमारे पास एक्चुअल एसेट्स ओनरशिप होती है इसमें। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन सी चीजें शुमार हैं। इसमें शुमार हैं, एक्चुअल एसेट्स ओनरशिप का मतलब ये है कि हम जो एसेट को जो ट्रेड कर रहे हैं या उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हम शेयर होल्डर होते हैं। वो हम उसके शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, मार्केट या एक्सचेंज से। ठीक है ना। इसमें हमारे पास आ जाती हैं
स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट आपको, तकरीबन बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता होगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आपके कंपनीज के, जो बहुत सारी दुनिया में जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, और हम उन स्टॉक्स की खरीदो फरोख्त करते हैं। उसको, वो जो सेंट्रल मार्केट एक्सचेंज होती है उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास कौन कौन सी एक्सचेंज है जो कि अवेलेबल है, जो एक्सचेंजेस हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है ना। हमारे पास एक्सचेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल आप समझ लें, NYSE, NASDAQ, LSE, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं स्टॉक एक्सचेंज की। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास NYSE है, NASDAQ है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। LSE का मतलब, NYSE का मतलब है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। NASDAQ और NYSE जो है ये दोनों US बेस्ड हैं, ठीक है ना। दूसरा उसके बाद हमारे पास LSE है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है जो कि चाइना के अंदर बेस्ड है, ठीक है ना। तो बहुत सारी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे हैं, हमारे पास लिस्टेड है, ठीक है। इन स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स जो होते हैं वो उसमें लिस्टेड होते हैं, और हम उस कंपनीज के शेयर्स को बाय या सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास उन एसेट्स की, जो भी हम एसेट्स को बाय या सेल करते हैं, ठीक है ना, इन्हीं मतलब इन्हीं जो भी इस हमारे पास ये जो एक्सचेंजेस हैं उनके अंदर हम बाय या सेल करते हैं, हम उसके ओनर बन जाते हैं, पार्ट ऑफ ओनर बन जाते हैं, हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, वो स्टॉक्स की ओनरशिप हमारे पास होती है, ठीक है ना। फिर दूसरी चीज जो है, जो कि हमारे पास फिजिकल एसेट्स फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती है, उसको वो है हमारे पास बॉन्ड्स, ठीक है ना, बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स एक समझें कि एक एक तरह का एक फिजिकल एसेट होता है जो कि एक कंट्री इशू करता है, ठीक है। एक कंट्री इशूड करता है, जैसे पाकिस्तान में आपने बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। तो एक कंट्री जो है वो इशू करता है, एक समझें कि एक पेपर फॉर्म की एक एक आपके पास करेंसी होती है, जिसको वो एक कंट्री इशू करता है, जो उसको हम बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। लोग उस बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। आप जब आप जब भी एक बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में उस बॉन्ड की वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, जिसको आप बाद में एज अ करेंसी, वो एक तरह की समझें कि एक तरह की पेपर करेंसी भी होती है, ठीक है। और बॉन्ड की प्राइस जो है वो वक्तन बा वक्तन ऊपर जाती है। जैसे करेंसी आपने, जैसे $10 या $10 या $100, 100 रुपीज आपने अपने पास रख लिए, तो 10 साल बाद भी वो आपके $100 ही होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, उसकी प्राइस जो है वो एक फिक्स ही होगी। लेकिन बॉन्ड की जो प्राइस है वो आपकी टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। फिर एक्चुअल ओनरशिप पे तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास, वो होती है इंडस्ट्रीज। इंडेसिस, इंडेसिस क्या होती है? इंडेसिस स्टॉक मार्केट की होती है, की तरह होती है, उसमें ही बहुत सारे कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, मतलब स्टॉक, बहुत सारी कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वो एक कंबाइंड स्टॉक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कंपनी है, जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हम एप्पल या फेसबुक, या मतलब जिसको मेटा भी बोलते हैं, या फिर गूगल वगैरह हो गया, या HP, डेल, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके हम शेयर्स इंडिविजुअली बाय करते हैं या सेल करते हैं। इंडेसिस में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज के शेयर मिलाकर हम एक अलग से एसेट बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। उस इंडेक्स के अंदर, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। हमारे पास एक हमारे पास इंडेक्सी एक हमारा इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं US 500, US 500, या हम इसको S&P 500 भी बोलते हैं, जो कि काफी मशहूर है।
तो S&P 500 या US 500 में क्या होता है कि हमारे पास यूएस की जो 500 बेस्ट कंपनीज है ना, 500 कंपनीज हैं। तो तो यूएस की जो 500 कंपनीज हैं उसके सारी की सारी स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं उसको हम कंबाइन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है। और हमारे पास और भी एग्जाम्पल हैं, ये तो यूएस की एग्जाम्पल आ गई, अब हमारे पास यूके की एग्जाम्पल है जिससे हम बोलते हैं FTSE 100। FTSE 100 या फिर हम उसको UK 100 भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि FTSE 100 या UK 100 में यूके की 100 कंपनीज जो हैं, वो उसकी सारी की सारी जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो एक वो उसको हम कंबाइन करके हमने ये एक इंडेक्स बना दिया है। उसको हम बोलते हैं FTSE या UK 100। ठीक है ना। तो और तो इंडस्ट्रीज जो है वो भी हमारे पास फिजिकल एसेट फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आ जाती है। फिर जो आखिरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको हम उसको हम बोलते हैं कमोडिटीज। अच्छा, कमोडिटीज जो हैं वो हमारे पास बहुत सारी कमोडिटी, अच्छा कमोडिटीज वो होती हैं जो जिसको आप डेली कंज्यूम करते हो या फिर आप आपके इस्तेमाल में आती हैं, फिर चाहे आप उसको खाओ या उसको अपने इस्तेमाल में यूज करो या उसको आप अपने पास रखो। ठीक है, कमोडिटीज वो होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कमोडिटीज में आ जाती हैं, गोल्ड आ जाता है। ठीक है, गोल्ड आ गया या सिल्वर आ गया, जिसको हम चांदी भी बोलते हैं। सिल्वर, गोल्ड जिसको हम सोना भी बोलते हैं, गोल्ड सिल्वर आ गए। ठीक है ना, ये जो इस तरह के जो कि हमारे पास मेटल्स हैं, ठीक है, वो आते हैं कमोडिटीज के अंदर। कमोडिटीज के अंदर सेकंड में आपके पास वो भी आ जाती हैं, खाने पीने की जो आपकी जो अशिया हैं जो कि नेचुरली ग्रो करती हैं, जो कि कुदरत की तरफ से जमीन में उगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया वीट, गंदुम, राइस, चावल वगैरह, या सोयाबीन। ठीक है ना, सोयाबीन्स, ये भी एक तरह की कमोडिटी है हमारे पास। ठीक है। और कमोडिटी के अंदर वो भी चीजें आती हैं जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर ऐसी वो चीजें हैं जो जो हमारे फ्यूल के तौर पे काम आती हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो गाड़ियों में डालते हैं या फैक्ट्रीज में यूज होती हैं पावर जनरेट करने के लिए, या फिर बिजली को जनरेट करने के लिए, या फिर या फिर पावर जनरेट करने के लिए, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है ना, पेट्रोल को हम बोलते हैं क्रूड ऑयल बोलते हैं, इसमें क्रूड ऑयल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आपका आप समझ लें गैस, नेचुरल गैस हो गया। नेचुरल गैस में आपका आ गया जो आपका जमीन से जो गैस निकलती है, जैसे सुई गैस वगैरह। ठीक है ना, ये सारी कमोडिटीज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास ये चार तरह के फिजिकल एसेट फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती हैं। चार एसेट्स आते हैं जिसमें स्टॉक मार्केट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए। ठीक है ना, और कमोडिटीज हो गए, और उसके बाद आखिर में हमारे पास आती है स्पॉट करेंसीज, स्पॉट फॉरेक्स और करेंसीज। ठीक है। अब स्पॉट फॉरेक्स और स्पॉट करेंसीज में हमारे पास बहुत सारे, जैसे हमारे कंट्री में जो भी नोट प्रोड्यूस होते हैं, पाकिस्तानी करेंसी नोट, 10 रुपए, 100 रुपए, वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। या फिर जो यूके में जो हमारा पाउंड्स हैं, यूएस में डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है ना, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, जापान में जापानीज येन है, चाइना में चाइनीज आरएमबी या फिर चाइनीज युआन भी उनको बोलते हैं। ठीक है ना। ये सारी की सारी स्पॉट करेंसी होती हैं जो कि एक्चुअली जिसको हम खरीदते हैं। ठीक है, जिसको हम खरीदते हैं, आपके आप समझे, आप जो आपको स्पॉट फॉरेक्स या स्पॉट करेंसीज आपको जो मिल सकती हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिल सकती हैं, ऑनलाइन, या फिर आप इसको किसी एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। जैसे जो भी आपके पास जो करेंसी एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल किसी भी करेंसी एक्सचेंज में आप चले जाएं, वेस्टर्न यूनियन वगैरह, वहां से अगर आप पाकिस्तानी रुपीस देकर आप डॉलर उठा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो स्पॉट करेंसीज के अंदर आते हैं, इनको हम स्पॉट फॉरेक्स या स्पॉट करेंसीज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि आपके पास इन चीजों की फिजिकल ओनरशिप होती है। ठीक है ना, आपके पास एक्चुअल एसेट की ओनरशिप होती है। इनको हम बोलते हैं फिजिकल एसेट फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। तो ये मैंने सारी आपको एग्जांपल दे दी। अब मैं जाता हूँ डेरिवेटिव्स की तरफ कि डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं।
अच्छा, डेरिवेटिव्स वो होते हैं जिनके पास आपके पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती। ठीक है ना? जिनके पास जिनके लिए आपके पास एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती। सही है ना? अब इसमें हमारे पास जो आ जाता है, जो चीजें आ जाती हैं वो हमारे पास आती हैं। एक तो आ गया CFDs आ गया। ठीक है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। ओके। जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CFDs बोलते हैं। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और CFDs। फिर हमारे पास एक और जो डेरिवेटिव्स में आता है, वो आता है हमारे पास फ्यूचर्स। बस आपको ज्यादा इसमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है? और फ्यूचर्स के अलावा एक और चीज जो हमारे पास आती है वो है ऑप्शंस। ठीक है? और ऑप्शंस में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। ठीक है ना? हमारे पास दो काइंड के ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शंस लिस्ट करके बता देता हूँ। सही है। वो ऑप्शंस में हमारे पास होते हैं एक बाइनरी ऑप्शंस। ठीक है ना? और दूसरे ऑप्शंस जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं वनीला ऑप्शंस। ठीक है ना? वनीला ऑप्शंस। तो ये दो तरह के ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ठीक है ना? तो एक और उसके बाद CFDs। CFDs, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शंस, या ऑप्शंस के अंदर बाइनरी ऑप्शंस और वनीला ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है? ये तीन चीजें आती हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स में। ठीक है? और चौथी चीज जो है हमारे पास वो है सिंथेटिक एसिड्स। ठीक है? सिंथेटिक एसिड्स। सिंथेटिक एसिड्स के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं। सिंथेटिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट तो होते ही नहीं है। मतलब वो है ही नहीं, फिजिकल है ही नहीं, उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं, उनकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन जो ब्रोकर्स हैं वो खुद ये एसिड्स बनाते हैं और उसको फाइनेंशियल मार्केट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइडर के थ्रू उसको लॉन्च कर देते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। ठीक है? उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड्स। सिंथेटिक एसिड्स के अंदर हमारे पास आप समझें कि जो कि बहुत कॉमन है वो है वॉलेटिलिटी 75। मतलब वॉलेटिलिटी 100 वगैरह, उनके इंडेक्सेस वगैरह। तो ये सिंथेटिक एसिड्स हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी ये चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, ऑप्शंस वगैरह, फ्यूचर्स, CFDs वगैरह। ठीक है? और सिंथेटिक एसिड एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना? वो एक ब्रोकर खुद ही वो एसिड बनाता है। ठीक है ना? अपनी तरफ से, उसकी अपनी तरफ से प्राइसिंग डालता है। और उसको हम बोलते हैं एसिड प्राइसिंग, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिड प्राइसिंग। वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू उसकी जो एसिड प्राइसिंग है, जो भी उसकी प्राइस होती है, उसकी वो प्राइसेस को उसकी वो प्राइसेस को फॉर्मुलेट किया जाता है। और फिर वो ब्रोकर उसको सिंथेटिक एसिड्स के तौर पर लॉन्च कर देता है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड्स। फिर हमारे पास लास्ट चीज जो डेरिवेटिव्स के अंदर आती है वो है क्रिप्टो करेंसी, जो कि आप सबको पता होगा। क्रिप्टो करेंसी। ठीक है? अब क्रिप्टो करेंसी हमारे पास जो है, तो असल में क्रिप्टो करेंसी कोई हमारे पास फिजिकल करेंसी नहीं होती, वो एक डिजिटल करेंसी होती है, एक ऑनलाइन करेंसी होती है। जिसका कोई फिजिकल अपीयरेंस तो नहीं होता, लेकिन एक उसकी ऑनलाइन वैल्यू होती है, एक ऑनलाइन वर्थ होती है। ठीक है? और वो मार्केट में ट्रेड हो रही होती है, उसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। जैसे कि आपको आजकल बहुत इसका बूम चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा बिटकॉइन वगैरह, इथेरियम, USDT वगैरह। ठीक है ना? तो मतलब US डॉलर थिएटर वगैरह। तो ये चीजें वो हैं कि वो फिजिकली ये करेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर ये एक डिजिटल करेंसी है। ठीक है ना? इसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी का मतलब डिजिटल करेंसी। बाकी जो हमारे पास नॉर्मल करेंसी होती है ना, जो जिसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं, जिसके नोट्स इशू होते हैं, उसको हम बोलते हैं फियाट करेंसी। ठीक है ना? तो एक हमारा जिसमें हमारे पास समझें कि हमारे पास जो नोट्स आज जिसके आज मार्केट्स में या एक्सचेंजेस में अवेलेबल होते हैं, जैसे PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है ना? INR, इंडियन रुपीस।
या फिर आप समझ ले जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड वगैरह, यूएस डॉलर, ये सारे के जो करेंसी नोट्स अवेलेबल होते हैं उनको हम बोलते हैं फिएट करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपकी डिजिटल करेंसी होती है, जिसमें आपके पास आ गया समझें कि बिटकॉइन। बिटकॉइन बिटकॉइन के अलावा हमारे पास आ गया समझे इथीरियम। ठीक है ना, इथीरियम आ गया, यूएसडीटी आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारी डिजिटल करेंसीज हैं, ठीक है। अब हमारा जो इस कोर्स का जो फोकस है ना, वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस में, सीएफडीज में। तो हम सीएफडीज में फोकस करेंगे, बाकी चीजें सिर्फ मुझे आपको समझानी थी, ठीक है ना। मैं इन सबको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये आप वीडियो को रिव्यू करके, और अगर आपको एक बार समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार वीडियो तो आप बार बार वीडियो को देख के आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीएफडीज जो हमारे पास हैं, सीएफडीज के अंदर भी फर्दर हमारे पास बहुत सारे क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास होता है स्टॉक सीएफडीज। स्टॉक सीएफडीज क्या होते हैं? स्टॉक सीएफडीज बिल्कुल एक एक्चुअल कंपनी के शेयर्स की तरह होते हैं, लेकिन वो आप एक्चुअली उसमें बाय और सेल नहीं कर रहे होते, आप उसकी खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइस की डायरेक्शन की आप आप उसके प्राइस की डायरेक्शन को आप अंदाजा लगा रहे होते हो मैथमेटिकल वे से, या जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। आपके पास उसकी फिजिकल ओनरशिप नहीं होती, ठीक है ना। तो वो होती है स्टॉक सीएफडी, उसमें सारे स्टॉक्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सेकंड वाला क्रिप्टो करेंसी सीएफडीज। क्रिप्टो करेंसी सीएफडीज भी इसी तरह होता है, वो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी की तरह होता है, लेकिन आपके पास क्रिप्टो करेंसी की एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती। आप सिर्फ उसकी प्राइस की डायरेक्शन का, कि प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उस उसकी प्राइस के डायरेक्शन के हिसाब से आप करेंसी के मार्केट को एस्टिमेट, या फिर उसको आप उसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगा रहे होते हो मैथमेटिकल वे से, या जो भी आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन आपके पास उस एसेट की, या मतलब उस क्रिप्टो करेंसी की फिजिकल ओनरशिप नहीं होती आपके पास, ठीक है ना। तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास फॉरेक्स सीएफडीज, ठीक है ना। फॉरेक्स सीएफडीज वगैरह, तो फॉरेक्स सीएफडीज में आपके पास बहुत सारी करेंसीज होती हैं, जैसे जीबीपी, यूएसडी। तो फॉरेक्स का मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी से मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस ब्रीफ ओवरव्यू के बाद आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास जो और आती हैं, वो है मेटल सीएफडीज आ गई। मेटल सीएफडीज जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें आपके पास गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, वो भी एक्चुअल गोल्ड, और उसकी प्राइस जो है वो एक्चुअल गोल्ड को फॉलो करती है, या फिर जो सिल्वर की मार्केट को फॉलो करती है, ठीक है, जो कि हमारे पास कमोडिटी मार्केट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास उनकी ओनरशिप नहीं होती, एक्चुअल एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती। हम सिर्फ उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रहे होते हैं मैथमेटिकल वे से, कि वो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, ब्ला ब्ला, ठीक है। सही है। तो ये कुछ तरह के हमारे पास ये सारी बहुत सारी सीएफडीज हैं। उसके बाद हमारे पास इन इंडेसिस सीएफडीज भी होती हैं। इंडेसिस का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ कंबाइन करके हम एक उसको इंडेसी बनाते हैं, या उसका एक इंडेक्स बनाते हैं, उसको हम इंडेसिस बोलते हैं। जैसे यूएस की 500 कंपनीज को मिलाकर, उनके शेयर्स प्राइस को मिलाकर हमने एक इंडेक्स फॉर्म कर दिया, जिसको हम S&P 500 बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स या इंडेसिस सीएफडीज, उसमें भी यही होता है कि ये इंडिसेस सीएफडीज बिल्कुल एक्चुअल इंडिसेस की तरह होती हैं, उनकी प्राइसें बिल्कुल सेम तरह मूव करती हैं, जैसे एक्चुअल इंडिसेस मूव मूव कर रही हैं। सिर्फ फर्क सिर्फ ये है कि हमारे पास उसकी कोई एक्चुअल ओनरशिप नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। और उसके बाद आप समझ लें कि मेटल सीएफडीज, फॉरेक्स सीएफडीज, क्रिप्टो करेंसी सीएफडीज, स्टॉक सीएफडीज, और हमारे पास इस तरह बॉन्ड सीएफडीज भी होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, बॉन्ड सीएफडीज के अलावा हमारे पास कमोडिटी सीएफडीज भी होती हैं, ठीक है।
कमोडिटी सीएफडीज भी होती हैं। तो हमारे पास इस तरह की बहुत सारी, तो एक्चुअल जो एसेट्स हमारे पास अवेलेबल है दुनिया के अंदर, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, उन सब के हमारे पास सीएफडीज अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। चलें, ये मैंने सारा रिमूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स क्या होता है हमारे पास, अच्छा। फॉरेक्स के अंदर अगर आप नोट करेंगे, ठीक है, ये जो हमारे पास फॉरेक्स है, अगर आपको थोड़ा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ फॉरेक्स को। ये जो हमारे पास फॉरेक्स है, इसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक है ना, एक FO और दूसरा ये REX, फॉरेक्स। तो FO का मतलब है फॉरेन, फॉरेन। ठीक है। इसी तरह जो EX है, REX है, सॉरी, थोड़ा मैंने इसमें गलती कर दी, एक मिनट रुके। हाँ, तो FOR का मतलब है फॉरेन, और EX जो है हमारे पास, जो EX है, इसका मतलब है एक्सचेंज। अगर आपको समझना है कि फॉरेक्स असल में है क्या, या फिर फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, मतलब किसी भी दो करेंसीज को आपस में एक्सचेंज करने को हम बोलते हैं फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम सिंपल टर्म्स में करेंसी एक्सचेंज ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, GBP US डॉलर। ठीक है, ये है हमारे पास करेंसी। हम ब्रिटिश पाउंड देकर हम US डॉलर खरीद रहे हैं, या US डॉलर देकर हम ब्रिटिश पाउंड खरीद रहे हैं। तो ये हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज हो गई, हम दो करेंसीज को एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में। या फिर आप किसी भी मार्केट में गए, किसी भी एक्सचेंज में गए, जो कि आपके पास करेंसी एक्सचेंज है, जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम वगैरह, वहां पर गए और आपने वहां पे जाके PKR देकर आपने USD खरीदी, पाकिस्तानी रुपीस देकर आपने USD मतलब US डॉलर खरीदा। ठीक है ना। तो ये देखें, तो एक, तो हम दो करेंसीज को, दो इंटरनेशनल करेंसीज को या दो फॉरेन करेंसीज को हम आपस में एक्सचेंज करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आपको फॉरेक्स का मतलब समझ में आ गया। अब हम चलते हैं CFDs की तरफ। ठीक है। CFDs का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस का मतलब दो एसेट्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, दो एसेट्स के कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फॉरेक्स है। फॉरेक्स में जैसे मैंने को बताया, हमारे पास दो करेंसीज हैं। आ, जैसे हम USD, GBP USD लेते हैं, ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। ठीक है ना, ब्रिटिश पाउंड US डॉलर। इन दो करेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, ठीक है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस है। GBP USD, जैसे फॉरेक्स, फॉरेक्स CFDs। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरेक्स CFDs। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, फॉरेक्स CFDs। इसी तरह हमारे पास और भी CFDs हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटल CFDs, मेटल CFDs। मेटल CFDs, जैसे हमारे पास मेटल है, गोल्ड। ठीक है। अब गोल्ड एक हमारे पास मेटल है, और गोल्ड का जो केमिकल सिंबल है, जो केमिकल फॉर्मूला है, वो है XAU। इसको हम केमिस्ट्री में XAU की तरह लिखते हैं, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, कि एक केमिकल सिंबल है। ठीक है। अगर आपने कभी अपनी स्कूल लाइफ में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल में आपने गोल्ड XAU सिंबल, तो मतलब जो भी हमारे पास दुनिया में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन सब के सिंबल्स हैं।
ठीक है ना। जैसे गोल्ड का सिंबल XAU है, XAU। ठीक है। अगर हम XAU को US डॉलर के दरमियान मैप करें, क्योंकि गोल्ड जो है उसको हम किसी करेंसी के थ्रू, हम अगर कोई चीज गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली पैसे देके खरीदेंगे। ठीक है ना। अगर हम उसको किसी करेंसी से टाई अप करें या उसको एक्सचेंज करें तो वो CFDs बन जाती हैं। ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं मेटल CFDs। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं XAU US डॉलर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम US डॉलर देकर हम गोल्ड खरीद रहे हैं, तो उसको XAU USD हमने 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 हम US डॉलर का जो और गोल्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें हम डिफरेंसेस निकाल रहे हैं। इसको हम मेटल CFDs बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास आप समझ लें, हमारे पास स्टॉक्स CFDs हैं। ठीक है। अब एक हमारे पास स्टॉक CFDs में कंपनी है मेटा, जो कि जिसका पुराना नाम था फेसबुक। फिर बाद में उन्होंने उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया मेटा में। अब मेटा को आप ऑब्वियसली उसके स्टॉक खरीदोगे, आप ऑब्वियसली पैसे देके खरीदोगे। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वो पैसे आप दोगे तो हम लिखेंगे फाइनेंशियल टर्म में Meta.US डॉलर। ठीक है। मतलब आप US डॉलर देकर आप मेटा के शेयर्स खरीद रहे हो, तो वो स्टॉक CFDs बन गया या फिर मेटा के CFDs बन गए। ठीक है। तो वो इस तरह आ गए। तो आपको आई होप CFDs का मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब आप दो एसेट्स को, अब हमारे पास ये दो एसेट्स हैं, गोल्ड और US डॉलर। ये हमारे पास दो एसेट्स हैं, इसको हम एक्सचेंज करवा रहे हैं। इसके इसके जो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस हैं उसको हम हम लोग मतलब मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो हम इसीलिए लिए इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, CFDs। ठीक है ना। जैसे मेटा है, हम मेटा कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो हम पैसे देके खरीदेंगे, तो हम US डॉलर देके उनके शेयर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि मेटा जो है वो US की कंपनी है। तो हम ऑब्वियसली US डॉलर देकर ही उसको खरीद सकते हैं। हम कोई और करेंसी देके उसको नहीं खरीद सकते। ठीक है। तो आपको आई होप सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, फॉरेक्स और मतलब फॉरेक्स और CFDs की। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है। यहाँ तक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम जाते हैं कि फॉरेक्स और CFDs में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है। फॉरेक्स और CFDs के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी समझना बहुत लाजमी है। हमारे पास बहुत तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। एक पार्टिसिपेंट है हमारे पास कमर्शियल्स। ठीक है। मैं आपको सारा डिटेल समझाऊंगा, पहले मैं लिख दूं। दूसरा है हमारे पास रिटेलर्स। ठीक है। तीसरे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। चौथे पार्टिसिपेंट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास हैश फंड्स। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रॉप फर्म्स। फिर उसके बाद हमारे पास है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बाद जो आखिरी हमारे पास है वो है रिटेल ट्रेडर्स। ओके। ये सेकंड लास्ट है, और लास्ट जो है हमारे पास वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स।
ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। अब हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास फॉरेक्स और सीएफडीज के पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। रिटेल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो अपने घर से बैठ के अपने प्राइवेट कंप्यूटर में, जो आम लोग हैं वो जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको हम रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं। वो किसी कंपनीज के से एफिलिएट नहीं होते, वो प्राइवेट बंदे होते हैं। वो हम, मेरी तरह, आपकी तरह, जो भी प्राइवेट बंदे हैं, हम सब के सब रिटेल ट्रेडर्स में शुमार होते हैं। ठीक है। सेकंड जो है वो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो किसी कंपनीज के लिए, जो किसी इन्वेस्टमेंट बैंक्स या फिर कमर्शियल बैंक्स, जो बड़े बड़ी जो कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनके लिए उनके पैसों पे ट्रेड करते हैं। अपने पैसे पे ट्रेड नहीं करते। रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा खुद यूज करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कंपनीज या बैंक्स वगैरह उनका पैसा यूज करके ट्रेड करते हैं, और उनको जो भी वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें से उनको कमीशन मिलता है। वो हो गए इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। तो इन तो रि, तो रि, रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनके पास पैसे कम होते हैं ऑब्वियसली। जो आम बंदा होता है उस पर इतने पैसे नहीं होते। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं मैनेज करने के लिए, या फिर ट्रेड करने के लिए, जो कि कंपनी उनको देती है। ठीक है। फिर होते हैं प्रॉप फर्म्स। प्रॉप फर्म्स क्या होती हैं कि प्रॉप फर्म्स एक फर्म्स होती हैं, एक एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपना पैसा, खुद का पैसा, ठीक है, वो देती हैं अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को, जो भी अच्छे ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है ना। जैसे जो अच्छे अच्छे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनको पैसे देते हैं। और फिर वो उनको उनको जो भी वो ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं उनके साथ वो प्रॉफिट को शेयरिंग करते हैं। पैसा सारा प्रॉफर्म का होता है, रिटेल ट्रेडर्स उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं, और जो भी प्रॉफिट बनता है वो आपस में शेयर करते हैं। तो वो होती हैं प्रॉफर्म्स। ठीक है। फिर होते हैं कमर्शियल्स। कमर्शियल्स वो कंपनीज होती हैं जो डायरेक्टली ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन किसी तौर पे उनमें वो आपस में करेंसी के एक्सचेंज को, उनमें उनमें जैसे करेंसी एक्सचेंज चल रहा होता है, उनको बोलते हैं कमर्शियल्स। जैसे इसमें दुनिया की हर कंपनीज आ गई, क्योंकि हर कंपनी दुनिया की कमर्शियल्स के अंदर आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, आप पाकिस्तान में बेस्ड हो, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हो, और आप जापान से गाड़ियां मंगवा रहे हो या फिर स्पेयर पार्ट्स मंगा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप जापान को, आप जो जो आपकी पाकिस्तानी करेंसी है उसको आप एक्सचेंज करा के, आप उसके जापानीज येन खरीदोगे, जापान की करेंसी खरीदोगे, और उसी जापान की करेंसी से आप उसको सर्कुलेट कराओगे और आप भेजोगे जापान के अंदर। ठीक है ना। और जापान वाले आपको जो भी आप सामान इंपोर्ट करना चाह रहे हो आपको भेज देंगे। ठीक है। तो ये कमर्शियल्स हैं। बहुत सारी दुनिया में हर कंपनीज जो है, जैसे ई कॉमर्स का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, वो सारा का सारा आपका आ जाते हैं कमर्शियल्स के अंदर। ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स भी एक तरह की फंड्स होते हैं, बड़े बड़े फंड्स होते हैं, जो कि इन्वेस्टर का पैसा, जो कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। उनका अपना पैसा नहीं होता, लेकिन वो बाहर से जो वेल्दी इन्वेस्टर होते हैं, रिच इन्वेस्टर होते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर आगे रिटेलर्स। रिटेलर्स के अंदर आ जाते हैं जैसे ट्रैवलर्स। एक ट्रैवलर है, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है घूमने फिरने के लिए, या पढ़ने के लिए, या जॉब के लिए। ठीक है ना। ऑब्वियसली वो जब दूसरी कंट्री जाएगा, तो या फिर में उस दूसरी कंट्री में ट्रेवल करेगा, तो वो ऑब्वियसली अपनी होम, जो उसकी जो कंट्री है, उस करेंसी को दूसरी कंट्री के करेंसी में एक्सचेंज जरूर करवाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली। तो उसको हम बोलते हैं रिटेलर्स। ठीक है। और दूसरे रिटेलर्स के अंदर शॉप्स आ जाती हैं। बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास H&M है, हमारे पास लेवाइस है, जो कि यूएस के ब्रांड है, जिनके स्टोर पाकिस्तान में खुले हुए हैं, जैसे पिज्जा हट, KFC वगैरह। वो असल में यूएस बेस्ड हैं, लेकिन उनकी ब्रांचेस पाकिस्तान में खुली हुई हैं। ठीक है ना। वो उनको हम बोलते हैं रिटेलर्स। वो भी करेंसी को कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे होते हैं। वो जो भी प्रॉफिट बेचते हैं यूएस के अंदर, वो पाकिस्तानी रुपीस से जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको US डॉलर में कन्वर्ट करके वहां बेचते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फॉरेक्स और CFDs के पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आते हैं हैश फंड। हैश फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह बड़ी एक एक समझे कि एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो कि इन्वेस्टर का पैसा, बाहर से पैसा उठाती हैं, इन्वेस्टर पैसा उठाती हैं, और वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और वो प्रॉफिट कमाते हैं, और जो भी कमीशन होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो इन्वेस्टर के साथ शेयरिंग करते हैं, अपना कट रख के, फिर वो बाकी जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर को दे देते हैं। ठीक है ना। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। हमें ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर आते हैं हमारे पास कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स
हर वो बैंक होती है जिसमें कस्टमर अपना डिपॉजिट रखता है, पैसे रखवाता है, जैसे मिजान बैंक, यूबीएल वगैरह, इनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना। फिर होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक्स वो बैंक्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेती हैं, वो आपसे डिपॉजिट नहीं लेती। ठीक है ना, वो आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और उस और वो इन्वेस्टमेंट लेके, मतलब आम रिटेल लोगों से वो इन्वेस्टमेंट उठाते हैं। और इन्वेस्टमेंट लेकर वो लोग फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जो भी प्रॉफिट बनता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, और अपना कर्ज वो लोग रखते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो मशहूर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है, जो जिसका आप काफी नाम है, आरिफ हबीब। ठीक है, आरिफ हबीब आ गया हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे पास आ गया अकील करीम, AKD सिक्योरिटीज। आप इसको गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मजीद पता चल जाएगा इसके बारे में। AKD सिक्योरिटीज वगैरह, ये है इन्वेस्टमेंट बैंक, ये आम लोगों से पैसे उठाते हैं, उसको उसको आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, ये एक तरह की बैंक्स होती है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है। ठीक है ना। फर्क म्यूचुअल फंड, हैज फंड और फिर इन्वेस्टमेंट के फर्क ये है कि इनके पास, हैज फंड और म्यूचुअल फंड के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। ठीक है ना। पर इन्वेस्टमेंट बैंक की तरह बैंकिंग लाइसेंस होता है। ठीक है ना। और वो बैंकिंग लाइसेंस को उनके पास होता है, और वो लोगों से उनके पास वो डिपॉजिट या उनके पैसे लेकर वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो उससे शेयर करते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट फर्म्स जो है वो एक तरह की हैश फंड और म्यूचुअल फंड की तरह होती हैं। ठीक है ना। लेकिन वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, हैश फंड और म्यूचुअल फंड से ज्यादा कैपिटल होता है। तो हम उसको एसेट मैनेजमेंट फर्म्स कंपनीज बोलते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे के सारे जो भी फॉरेक्स और CFDs मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उसका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। वो है हमारे पास बेस और कोड करेंसी। बेस एंड कोड करेंसी। अच्छा, बेस और कोड करेंसी क्या होती है? अब फॉरेक्स CFDs या जनरल CFDs हमारे पास एक होती है बेस करेंसी, और एक होती है कोड करेंसी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास है GBP/US डॉलर। ठीक है, ये हमारे पास GBP/USD की एक एक्सचेंज रेट है, एक हमारे पास करेंसी है। ठीक है ना। जो हमारे पास फॉरेक्स का जो CFDs है वो है। ठीक है। अब जो आप देखेंगे GBP/USD में, जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो पहली पहली करेंसी है लेफ्ट हैंड साइड की, इसको हम बोलते हैं बेस। बेस। ठीक है। और US डॉलर जो कि आपके पास राइट हैंड साइड पे है, उसको हम बोलते हैं कोट। ठीक है, बस आपको यहां तक याद रखने की जरूरत है। ठीक है। जो भी करेंसी आपको आपको जो भी करेंसी एक्सचेंज रेट, या जो भी आपको गूगल में या फिर कहीं भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर दिखता है, उसमें आपको इस तरह की करेंसी दिखेगी, GBP/USD या फिर यूरो USD। जो पहली पहली करेंसी जो कि लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड पे होती है उसको हम बोलते हैं कोड करेंसी। ठीक है। अब हम इसको बेस और कोट करेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बेस करेंसी को कोट करते हैं कोटेशन करेंसी पे, कोट करेंसी पे। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है? GBP/USD। अब हम कहते हैं GBP/USD जो है, अब अगर हम गूगल पे जाएं। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा देखें इसमें, जैसे पाकिस्तान की हमारे पास करेंसी है USD/PKR। ठीक है ना। इसका मतलब जैसे अब हमारे पास जो करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है USD/PKR का, वो आजकल चल रहा है, आप समझे, 270। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आ गई बेस करेंसी, और ये आ गई हमारे पास कोड करेंसी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो 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 कि पाकिस्तानी रुपीस है वो कोटेड है US डॉलर में। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि एक US डॉलर जो है वो बराबर है 270 रुपीस।
पाकिस्तानी रुपीस के। ठीक है ना, आप समझे। $1 जो है वो 270 रुपीस के बराबर है। तो ये है बेस और कोड करेंसी का हमारे पास एग्जाम्पल। फिर हमारे पास आ गया यूरो यूएसडी। ठीक है, यूरो यूएसडी। इसका मतलब इसमें हमारे पास ये जो हो गई वो हो गई बेस। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कोट। कोट, इसका मतलब ये है कि ये जो बेस करेंसी है वो कोड करेंसी के जो जो कि कोड करेंसी है उसकी प्राइस में कोटेड है। ठीक है, अगर हम गूगल में करें यूरो यूएसडी, उसका जो एक्सचेंज रेट है, जो भी चल रहा है यूरो यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट है, वो चल रहा है लेट्स सपोज 1.2। ठीक है, 1.2, इसका मतलब ये है कि एक यूरो जो है वो बराबर है 1.2 US डॉलर के। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। XAU/US डॉलर। ठीक है, इसमें आपको पता है कि गोल्ड जो है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेस करेंसी। ठीक है, और ये वाली जो लेफ्ट हैंड जो कि राइट हैंड साइड वाली करेंसी है जो कि यूएस डॉलर है, वो बन जाएगी हमारे पास कोड करेंसी। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये है, अब अगर आप गूगल करें तो यूरो यूएसडी तो सॉरी गोल्ड यूएस डॉलर की जो प्राइस है हमारे पास वो है तकरीबन 3,000 रुपये, और सॉरी $3,000। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इसकी जो ये है, ठीक है, क्योंकि बेस करेंसी है तो मतलब गोल्ड जो है वो यूएस डॉलर की प्राइस में कोटेड है। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि गोल्ड का एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड का जो एक यूनिट है वो 3,000 US डॉलर के बराबर है। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये है। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे देखो, आपको दिखाता हूं मैं। आप गूगल करेंगे तो US$/PKR, अगर आप ये गूगल में टाइप करेंगे। अब मैं गूगल में आपको दिखाता हूँ। अगर मैं लिखूंगा US$/PKR, तो ये क्या बता रहा है, देखें। इसका मतलब 1 US डॉलर जो है वो 281 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है, जो कि आज का करंट रेट है। अगर मैं इसको लिखूंगा PKR/US डॉलर, तो मैंने करेंसी चेंज कर दी। इसका मतलब ये है कि 1 पाकिस्तानी रुपीस जो है वो 0.0035 US डॉलर के बराबर है। ठीक है, तो आई होप आपको बेस और कोड करेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं वापस से व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो बेस और कोड करेंसी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं मेजर माइनर। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी मेजर माइनर एग्जॉटिक्स एंड दूसरी वाली है हमारे पास कमोडिटी। कमोडिटी करेंसीज। ठीक है ना, हम इसमें क्लासिफाई करेंगे कि हमारे पास कमोडिटी या फिर मेजर माइनर कमोडिटी करेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि दुनिया के मेजर करेंसी कौन, दुनिया में कौन कौन सी है। मेजर करेंसी का मतलब वो होता है कि वो करेंसी जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की होती है।
जिसमें हमारे पास जो मेजर करेंसीज है दुनिया के अंदर, वो है पहला यूएस डॉलर, ये एक मेजर करेंसी है। सेकंड वाला है हमारे पास जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड। थर्ड वाला है हमारे पास यूरो, जो कि एक यूरोप की करेंसी है। फिर है हमारे पास कनाडा सीएडी, जो कि जिसका मतलब है कैनेडियन डॉलर, जो कि कनाडा की करेंसी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है NZD, जिसका मतलब है न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि न्यूजीलैंड की करेंसी है। फिर है हमारे पास AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। फिर है हमारे पास JPY, जापानीज येन, ठीक है ना, जो कि इसकी करेंसी है। टोटल ये 7 करेंसीज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 करेंसीज जो है, इनको हम दुनिया की मेजर करेंसीज बोलते हैं। ठीक है। तो हमारे पास मेजर करेंसीज कौन कौन सी हैं, जो कि मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं? मेजर फॉरेक्स पेयर्स जो हमारे पास वो हैं, हम क्या करेंगे, इन सारी जो हमारे पास जो करेंसीज हैं, इनको मैप करेंगे यूएस डॉलर पे। जैसे जापानीज येन को हम एक्सचेंज कराएंगे यूएस डॉलर पे, तो वो बन जाएगी मेजर फॉरेक्स पेयर। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर को यूएस डॉलर में मैप करेंगे, न्यूजीलैंड डॉलर को यूएस डॉलर में मैप करेंगे, कैनेडियन डॉलर को यूएस डॉलर पे। तो ये जितनी भी मेजर करेंसीज हैं, इन सबको हम यूएस डॉलर के अगेंस्ट मैप करेंगे, तो वो बन जाएंगी हमारे पास मेजर करेंसीज या मेजर फॉरेक्स पेयर्स। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन सी आ गई? पहले आ गई यहाँ पास, सबसे पहले हमारे पास है जीबीपी, यू 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 और जीबीपी को हम मैप करेंगे यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो ये बन गया जीबीपी यूएस डॉलर, ये बन गया यहाँ पे मेजर करेंसी। ठीक है। फिर हो गई यूरो/यूएस डॉलर, ये बन गया हमारे पास दूसरी मेजर करेंसी। तीसरी USD/CAD, यूएस डॉलर को हम CAD को हम मैप कर रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो वो बन गया हमारे पास एक और मेजर करेंसी। फिर हमारे पास आ रहा है न्यूजीलैंड डॉलर, तो हम बोलेंगे न्यूजीलैंड डॉलर/यूएस डॉलर, ये बन गया हमारे पास एक और मेजर करेंसी। अब आ रहा है हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये बन गया AUD/यूएस डॉलर। ठीक है। और USD/JPY। मैंने यहाँ पे एक और करेंसी मिस कर दी मेजर करेंसी में, वो है CHF, जिसको हम स्विस फ्रैंक बोलते हैं। ये भी एक मेजर करेंसी है। ठीक है ना। तो इसको भी हम मैप करेंगे यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ये टोटल हमारे पास समझें कि ये 8 करेंसीज हैं, मेजर करेंसीज हैं। इन सब करेंसीज को जब हम यूएस डॉलर के अगेंस्ट मैप करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा मेजर फॉरेक्स पेयर। क्या बन जाएगा? मेजर फॉरेक्स पेयर। ठीक है। अब हमने ये कर लिया USD/JPY। लास्ट में हम करेंगे USD/CHF। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जितनी भी मेजर करेंसीज हैं, इसमें हमारे पास जो यूएस डॉलर है वो कोड करेंसी है, और बाकी जो करेंसीज हैं वो हमारे पास बेस करेंसीज है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास USD/JPY है, जिसमें USD बेस करेंसी बन जाती है, जापानीज येन जो है वो कोड करेंसी बन जाती है। फिर हमारे पास USD/CHF है, जिसमें USD कोड बेस करेंसी है, और CHF जो है, जिसको हम स्विस फ्रैंक बोलते हैं, वो स्विट्जरलैंड की करेंसी है, ये बन जाती, ये है हमारे पास कोड करेंसी। ठीक है ना। फिर हमारे पास USD/CAD, ठीक है ना, ये हमारे पास, इसमें भी यूएस डॉलर जो है वो बेस करेंसी है, और यहाँ पे जो CAD है वो है हमारे पास कोड करेंसी। बाकी इन तीनों के अलावा जितनी भी करेंसीज हैं, उन सब में यूएस डॉलर जो है वो कोड करेंसी है। सिर्फ इन 3 करेंसीज में हमारे पास यूएस डॉलर, हमारे पास एक समझें कि आ, हमारे पास यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास कोड करेंसी है। बाकी इन तीनों में जो है वो हमारे पास यूएस डॉलर जो है वो बेस करेंसी है। ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं है कि ऐसा क्यों है कि इन के बाकी, मतलब इन सब में यूएस डॉलर जो है वो एक मतलब सबके मतलब कोड करेंसी है। बाकियों में जैसे ये तीन जो हैं,
इनमें जो है वो मतलब ये जो चार हैं, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर यूएसडी, एयूडी यूएसडी, इन सब में जो है वो डॉलर जो है जो कि यूएस डॉलर है, वो हमारे पास कोर करेंसी है। बाकी जो हमारे पास यूएसडी सीएडी है, यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी सीएचएफ, इसमें यूएस डॉलर बेस करेंसी है। ऐसा क्यों है? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ एक जनरली एक्सेप्टेड रूल है। ठीक है, जो आपको बस एक याद करना है। ठीक है, इसकी कोई बिहाइंड कोई मेजर लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने कवर कर लिया मेजर के बारे में। अब हम करते हैं माइनर। माइनर में क्या होता है? हम जो माइनर है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास माइनर करेंसी है, माइनर जो है, माइनर माइनर एफएक्स पेयर है, उसमें सेम टू सेम यही मेजर करेंसी यूज होती है। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें यूएस डॉलर को काट लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? हम हम ये जो बाकी जो हमारे पास 7 करेंसीज, मेजर करेंसीज बची हैं, इनके दरमियान हम एक्सचेंज कराते हैं। फॉर एग्जांपल जीबीपी जो है वो यूरो के अगेंस्ट हो रहा है, यूरो जो है वो जीबीपी के अगेंस्ट, मतलब हम उसको मैप कर रहे हैं। जीबीपी सीएडी के अगेंस्ट हो रहा है, यूरो सीएडी के अगेंस्ट हो रहा है, सीएडी जीबीपी के अगेंस्ट हो रहा है। हम इस तरह की मैपिंग करते हैं। हम इन इन करेंसीज को आपस में एक्सचेंज कराते हैं, और इनके हम एक एक्सचेंज रेट बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर फॉरेक्स, माइनर एफएक्स पेयर। ठीक है, इसको हम क्रॉस करेंसी भी बोलते हैं। क्रॉस करेंसी मेजर एफएक्स पेयर्स, इसका दूसरा नाम क्रॉस करेंसी मेजर एफएक्स पेयर है, या फिर माइनर एफएक्स पेयर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें हम करते हैं यूएस डॉलर घटा के बाकी जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी मेजर करेंसीज हैं, उनको हम आपस में एक्सचेंज करवाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इसमें एग्जांपल है वो है हमारे पास जीबीपी सीएडी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जीबीपी जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास यूरो जीबीपी। ये सारे के सारे आप देख रहे हैं कि हम आपस में ये जो बाकी यूएस डॉलर घटा के जितनी भी करेंसीज हैं उनको आपस में एक्सचेंज करवा रहे हैं, और उनका एक्सचेंज रेट बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइनर एफएक्स पेयर। ठीक है ना? अच्छा, फिर हमारे अच्छा, अब आप गूगल में आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइनर पेयर हैं, क्योंकि हम अगर हम इनको आपस में इनको हम एक्सचेंज करवाएं तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तकरीबन 25 से 30 एसेट्स बन सकते हैं। 25 से 30 हमारे पास जो है वो माइनर एफएक्स पेयर्स बन सकते हैं। यूएस डॉलर का हटा के अगर हम, जैसे हमारे पास, हम जीबीपी को हम यूरो से करें, जीबीपी को कैट सीएडी से करें, जीबीपी को न्यूजीलैंड डॉलर से करें, फिर जीबीपी को एयूडी से करें, फिर जीबीपी को जेपीवाई से करें, और जीबीपी को सीएचएफ से करें, फिर हम यूरो को सीएडी से करें, यूरो को जीबीपी से करें, यूरो को न्यूजीलैंड डॉलर से करें, यूरो को हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर से करें, यूरो को जेपीवाई से करें, यूरो को सीएचएफ से करें। इसी तरह हम सीएडी को यूरो से करें, सीएडी को जीबीपी से करें, सीएडी को न्यूजीलैंड डॉलर से मैप करें, सीएडी को ऑस्ट्रेलियन डॉलर से करें, सीएडी को जेपीवाई से करें, सीएडी को सीएचएफ से करें। तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, और बहुत सारे पेयर्स बन जाते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह हम हर पेयर को मैप कर सकते हैं। तो तकरीबन 20 टू 25 माइनर माइनर एफएक्स पेयर हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास एग्जॉटिक करेंसीज। एग्जॉटिक करेंसीज वो होती हैं जो इन करेंसी, जो हमारे पास जितनी भी मेजर करेंसी हैं, इन मेजर करेंसी को हटाकर दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, ठीक है, उनको हम आपस में एक्सचेंज करवाएं और उनका एक्सचेंज रेट बनाएं, तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉटिक करेंसी। जैसे पीकेआर, पाकिस्तानी रुपीस, इंडियन रुपीस, ये सारी की सारी एग्जॉटिक करेंसीज के अंदर आती हैं, जो कि मेजर करेंसी की नहीं है। वो हर करेंसी जो कि मेजर करेंसी नहीं है, उस मेजर करेंसी के अलावा दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं, उसको हम बोलते हैं एग्जॉटिक करेंसीज। ठीक है ना? उसको हम मेजर करेंसी के साथ भी हम उसको मैप कर सकते हैं, और आपस में, फॉर एग्जांपल पीकेआर यूएसडी, हम पीकेआर यूएसडी। तो एग्जॉटिक करेंसी जो है, जो जिसको हम एग्जॉटिक पेयर बोलते हैं,
उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम एग्जॉटिक एफएक्स पेयर को, या तो हम एग्जॉटिक करेंसी को हम किसी मेजर करेंसी के साथ पेयर करवाएंगे, या फिर एग्जॉटिक करेंसी को दूसरी एग्जॉटिक करेंसी के साथ पेयर कराएंगे। जैसे पीकेआर एक एग्जॉटिक करेंसी है, वो मेजर करेंसी नहीं है। मेजर करेंसी के अलावा जो भी दुनिया में करेंसीज हैं उसको हम बोलते हैं एग्जॉटिक करेंसीज। तो हम इधर पीकेआर को यूएस डॉलर के अगेंस्ट मैप कर रहे हैं, जो कि एक मेजर करेंसी है। तो इसको हम एग्जॉटिक एफएक्स पेयर। और दूसरा ऑप्शन ये है, फॉर एग्जांपल पीकेआर स्लैश आईएनआर, इंडियन रुपीस। पाकिस्तानी रुपीस और इंडियन रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है उसको हम आपस में मैप कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दोनों की दोनों एग्जॉटिक करेंसीज हैं। ठीक है, हम इन दोनों को पेयर करवा रहे हैं, तो वो भी एक एग्जॉटिक एफएक्स पेयर आ जाते हैं। तो एग्जॉटिक एफएक्स पेयर के अलावा में हमारे पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, पेयरिंग एग्जॉटिक करेंसी विथ मेजर करेंसी, या फिर पेयरिंग exotic currency with another exotic currency। ठीक है। या तो हम इसको पेयर कर दें, एक एग्जॉटिक करेंसी को दूसरी एग्जॉटिक करेंसी के साथ हम लोग पेयर कर दें, या फिर एक एग्जॉटिक करेंसी को किसी मेजर करेंसी के साथ पेयर कर दें। इसको हम बोलते हैं एग्जॉटिक एफएक्स पेयर। फिर आते हैं हमारे पास कमोडिटी एफएक्स एफएक्स पेयर। कमोडिटी एफएक्स पेयर क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास कमोडिटीज जो हैं कमोडिटीज एफएक्स पेयर जो हैं, वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक किसी भी कमोडिटी को हम मेजर करेंसी के साथ मैप करते हैं। ठीक है ना, तो वो बन जाती हैं हमारे पास कमोडिटी एफएक्स पेयर। ठीक है ना। मैपिंग कमोडिटी विथ मेजर करेंसी। फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है। गोल्ड एक कमोडिटी है, एक मेटल है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गोल्ड एक कमोडिटी है। ठीक है, गोल्ड है। गोल्ड को हम मैप कर रहे हैं यूएस डॉलर के साथ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो गोल्ड का जो केमिकल फॉर्मूला है, जो इसका नेचुरल, जो एक इसका केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला है, वो है XAU, जो कि आपने अपनी स्कूल लाइफ में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा। ठीक है, XAU USD। हम गोल्ड को मेजर करेंसी के साथ मैप कर रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास कमोडिटी एफएक्स पेयर। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं मैं। XAU गोल्ड को हम मैप कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ। XAU USD, जो सॉरी XAU AUD। तो AUD हमारे पास मेजर करेंसी है, XAU हमारे पास कमोडिटी है। अगर हम कमोडिटी को मेजर करेंसी के साथ हम पेयर करते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास कमोडिटी करेंसी पेयर। ठीक है। आप आराम से गूगल कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास मेजर करेंसीज हैं, माइनर करेंसीज हैं, एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स हैं, या फिर कमोडिटी करेंसी पेयर्स हैं। अगर आप सब गूगल करेंगे तो आपको गूगल आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, कि हमारे पास मेजर एफएक्स पेयर कौन से हैं, माइनर एफएक्स पेयर्स कौन से हैं, एक्सोटिक एफएक्स पेयर्स कौन से हैं, और कमोडिटीज एफएक्स पेयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई, तो हम अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हलाल और हराम का। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म दूंगा कि हमारे पास कब हमारे पास फॉरेक्स और CFDs हराम है। ठीक है, पहला हराम आ जाता है जब आप इसमें गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, जब आप इसमें गैम्बलिंग करते हैं तो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग या CFDs हराम हो जाती हैं। सेकंड तब आता है जब आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपको देखना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम हलाल किस सिचुएशन में होती है, मैं आपको सिर्फ गूगल में दिखा देता हूँ। आप सिर्फ गूगल करेंगे तो आपको सारा इसमें पता लग जाएगा।
ठीक है ना। सीएफडीज जो है वो जनरली कंसिडर हराम किए जाते हैं क्योंकि काफी लोग उसको हराम वे से करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर आपके पास रिबा या इंटरेस्ट हो रहा है या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, जिसको हम मैसिर बोलते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, या फिर आप या फिर आप बस तुक्का लगा रहे हो, बैटिंग कर रहे हो कि बस एक तुक्का लग जाए आपकी, ठीक है ना, अगर आप इन चीजों के बेसिस में अगर आप सीएफडी या फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपका हराम हो जाएगा। ठीक है। हलाल तब होगा, आप इसको डिटेल में सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीजें रिबा, गरार और मैसीर, ये तीन चीजें आपके आपका वो आपके सीएफडी ट्रेडिंग को या फॉरेक्स ट्रेडिंग को बनाती हैं हराम। ठीक है। और ये चीजें हैं जो आपके सीएफडी या फॉरेक्स ट्रेडिंग को हलाल बनाती हैं, जैसे शरिया कंप्लाइंट फ्रेमवर्क, जिसमें आप कोई भी इंटरेस्ट ना लो, जिसमें आप कोई भी गैमलिंग ना करो, जिसमें आप तुक्का ना लगाओ, जिसमें आप इंटरेस्ट ना लो। अगर ये तीन चीजें नहीं करो तो हलाल हो जाती है, जिसको हम शरिया कंप्लाइंट बोलते हैं। या आप कोई ऐसा एसेट ट्रेड ना करो जो कि हराम हो, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, या ऐसी कंपनी के आप शेयर्स खरीद रहे हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो जो कि हराम है इस्लाम के अंदर, उसके अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो ऑब्वियसली हराम है। जैसे कंपनी है जो कि बियर बनाती है, अल्कोहल बनाती है, या फिर पिग बनाती है, सूअर का गोश्त बनाती है, ये सब चीजें करती हैं नाउजुबिल्ला। तो ये चीजें आपकी ट्रेडिंग को हराम बना देती हैं अगर आप उनको ट्रेड करते हो, उन कंपनीज को। ठीक है ना। इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे इंटरेस्ट जो है, सूद जिसको बोलते हैं, सूद, सूद इस्लाम में हराम है, जिसको हम फॉरेक्स में स्वैप भी बोलते हैं। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी है ताकि आप शरिया कंप्लाइंट वे से आप ट्रेडिंग को जारी रखें। ठीक है। वो मैं आपको जब हम इस मेंटरशिप में आगे जाएंगे तो मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसमें। हम सिर्फ ओवरव्यू कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। स्पेक्यूलेशन नहीं करनी, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ठीक है ना। फेयरनेस होनी चाहिए। कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं करनी जो कि इस्लाम में अलाउ नहीं है। जैसे इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सही है। तो ये सब चीजें हैं, आप इसमें आराम से देख सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस, ठीक है ना, बहुत सारे लिंक्स हैं। सीएफडी जनरली डीलिंग विद फॉरेक्स इज हराम बिकॉज इन्वॉल्व रिबा थिंग्स, अगर ये चीजें इन्वॉल्व नहीं है तो हराम है। ठीक है ना। सो ये सब चीजें आपकी हलाल और हराम बनाती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जैसे ही हम मेंटरशिप में आगे जाएंगे तो मैं आपको बेस्ट तरीके बताऊंगा कि आपने कैसे अवॉइड करना है हराम से। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पहला पार्ट जो है इसका कवर हो गया है। मैं ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिंग 101 का पार्ट 1 है। ठीक है ना। अब मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियोस नेक्स्ट बनाऊंगा। तो मैं पार्ट बाय पार्ट चल रहा हूँ और वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप आराम से उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक है।